उसका निशाना इतना अचूक था कि हाथी के मस्तक के बीचों बीच गोली मारकर वो उसे ढेर कर देता था। वर्दी वालों से इसे इतनी नफरत थी कि बड़े अफसर की गर्दन काटकर वो फुटबॉल खेला करता था। वो इतना बेरहम था कि पकड़े जाने के डर से उसने अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया, वो भी उस वक्त जब वो बेचारी माँ का दूध पीती थी। उसके पीछे कई थानों और कई शहरों की नहीं बल्कि 2-3 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी। सरकार उस पर 5 करोड़ का इनाम घोषित कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। अगर आप अब तक भी गैस न कर पाए हो तो छोड़िए ये दिमागी रस्साकसी, आपको बताई देते हैं कि हमारा आज का वीडियो कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन पर आधारित है। आज देखते हैं इसकी जिंदगी का वो अनजान सच जिससे दुनिया आज तक बेखबर है। उम्मीद है आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक रहेंगे। वीरप्पन की जीवनी लिखी थी लेखक सुनाद रघुराम ने। यूं तो वीरप्पन बहुत ही टैलेंटेड और भगवान में आस्था रखने वाला इंसान था, लेकिन किशोरावस्था में ही वो अपराध के ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां से वापस कभी समाज की तरफ नहीं आया जा सकता। इसने कर्नाटका तमिलनाडु के जंगलों में अपने अपराध की एक अलग ही दुनिया बसाई थी, जहां एक ये अकेला बेताज बादशाह था। जो उसके तरफ होता वो उसे इनाम देता, लेकिन अगर किसी पर भी शक हुआ तो ये पुलिस की तरफ है तो उसे बेरहमी से मारने में कोई संकोच नहीं करता था। तमिलनाडु के मुलाकाडू में 18 जनवरी 1952 को वीरप्पन का जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम कूज मुन्नीस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन के पिता इसके गांव गोपीनाथम में एक चरवाहे थे। इसका फायदा ये हुआ कि वीरप्पन बचपन से ही जंगली रास्तों और वहां के सर्वाइवल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखने लगा। इसे बचपन में मुलाकाई के नाम से भी जाना जाता था। एडल्ट होते होते 18 साल की उम्र में वीरप्पन इनलीगल हंटिंग करने वाले क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ गया। उसके अपराधों की शुरुआत उसके अपने एक रिश्तेदार के जरिए, जिसका ये सहयोग किया करता था। सेवी गोंडेर नाम का वीरप्पन का रिलेटिव अपने समय का कुख्यात चंदन तस्कर था। वीरप्पन ने क्राइम की दुनिया में अपनी गाड़ी साल 1970 से स्टार्ट की और 1972 में पहली बार इसे गिरफ्तार किया गया। वीरप्पन चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी किया करता था। इसके अपराध के रास्ते में जो भी उसे रोकने के लिए आता, ये उसे जान से मार देता। 17 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की थी और उसका पहला शिकार सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति था। इसके अपराध का कारोबार लगातार बढ़ता चला जा रहा था। बताया जाता है वीरप्पन ने लगभग 10,000 टन चंदन की लकड़ी की तस्करी की और उसे अवैध रूप से बेच दिया। इससे उसे अच्छी खासी इनकम हुई। इतना ही नहीं, वीरप्पन का निशाना बहुत पक्का था। ये हाथी को देखकर उसके मस्तक पर निशाना लगाता था और हाथी के सिरों के बीचों बीच गोली मारता। जब हाथी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शरीर से हाथी दांत निकाल लेता। ये हाथी दांत बहुत ही कीमती होते थे। साल 1957 में वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर चिदम्बरम की तमिलनाडु में अपहरण करके हत्या कर दी। उसके बाद भारत सरकार की नजरों में आ गया। उसने अपने पूरे क्राइम पीरियड में कुल 184 लोगों की हत्या की थी, जिसमें 97 लोग पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी और ऑफिसर थे। वीरप्पन के गांव गोपीनाथन में भी इसके अत्याचारों से कोई सुरक्षित नहीं था। ये अपने गांव के लोगों को भी मार देता था, खास तौर से उन लोगों को जिन पर इसे पुलिस का मुखबिर होने का शक होता था। यहाँ तक कि गांव के किसी आदमी को अगर इसने पुलिस के साथ देख लिया तो ये उन्हें गोली मार देता था। ये जितनी आसानी से लोगों की हत्याएं किया करता था, उतनी आसानी से बचकर जंगल में भाग जाता था। साल 1991 में वीरप्पन की शादी मुत्थु लक्ष्मी नाम की महिला से हुई। बताया जाता है अपनी लाइफ में वीरप्पन एक बार साल में 1986 में जब उसे पुलिस ने बुढ़ीपाड़ा वन गेस्ट हाउस में गिरफ्तार किया तो वो वहां से भी भाग खड़ा हुआ। कहते हैं भागने के लिए उसने अजीब सा तरीका अपनाया। उसे हथकड़ी डालकर बिठा कर रखा गया था और उसने अधिकारियों से कहा उसके सिर में दर्द हो रहा है, उसे तेल चाहिए सिर में लगाने के लिए। उसे तेल उपलब्ध कराया गया। उसके बाद उसने तेल को अपने हाथों की कलाइयों और सिर पर लगाया। रिटेल की चिकनाई का सहारा लेकर हथकड़ी से अपने हाथों को बाहर निकाला और वहां से भाग गया। ये घटना 9 अप्रैल सन 1993 की है, जब 2 बसों में पुलिस के लगभग 22 जवान वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकले। लेकिन जंगल में जैसे ही पुलिस की बसें एक खास जगह पर पहुंची, एक भयंकर लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ।
और बसों के साथ साथ उसमें मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। बताया जाता है वीरप्पन की बहन माला ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी हत्या का बदला लेने के लिए ही उसने उप वन रक्षक पांडल पल्ले श्रीनिवास के बारे में कहा जाता है। वीरप्पन ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक जानकारी के मुताबिक कभी वीरप्पन के गिरोह में लगभग 100 लोग हुआ करते थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई में धीरे धीरे करके उसके साथी मारे जा रहे थे। आगे चलकर उसके साथियों की संख्या केवल 40 रह गई। जंगल वीरप्पन का घर था और जंगल में रहने वाले लोग पुलिस के खिलाफ वीरप्पन की मुखबरी करते थे। इसके साथ ही मामला 3 राज्यों के बीच में था, जो आपस में इस बात को लेकर तकरार करते थे कि बिना इजाजत आप हमारे इलाके में कैसे आए। इन तमाम बातों का फायदा वीरप्पन उठाया करता था। अगर कर्नाटक की पुलिस उसे परेशान करती तो वो तमिलनाडु के जंगलों में भाग जाता था। तमिलनाडु से परेशान होकर केरल के जंगलों में भाग जाता। इसका नुकसान पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ सरकार को उठाना पड़ता। आगे चलकर एक जॉइंट फोर्स का गठन किया गया। एसटीएफ के तौर पर गठित इस पुलिस फोर्स को भी वीरप्पन ने लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। साल 2000 में उसने दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म एक्टर राजकुमार का अपहरण कर लिया और उसके बाद सरकार से सौदेबाजी करने लगा। उसने राजकुमार को अपने साथ करीब 108 दिनों तक रखा। वहाँ की स्थानीय पत्रिका नकीरन के आर गोपाल ने सरकार और वीरप्पन के बीच मध्यस्थता का काम किया। आखिरकार तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को उसके आगे झुकना पड़ा और उसकी मांगों को मानते हुए वीरप्पन को उस समय सरकार 50 करोड़ देकर अभिनेता राजकुमार को छुड़ा पाई। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वीरप्पन की छवि अपने गांव में रॉबिन हुड की तरह थी, जो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद किया करता था। कहते हैं वीरप्पन ने अपने काले कारनामों से अरबों रुपयों की दौलत बटोरी थी। चंदन की लकड़ी की तस्करी के अलावा हाथी दांत का व्यापार, किडनैपिंग, हत्या जैसे कई मामलों में पुलिस को उसे लंबे समय से तलाश थी। साल 2004 में स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व आईपीएस विजय कुमार ने संभाला। उन्होंने वीरप्पन को मारने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने कुछ आदमी वीरप्पन के गिरोह में फिट कर दिए, जो उसके मूवमेंट की इंफॉर्मेशन इनके पास तक पहुंचाते थे। ये घटना 18 अक्टूबर साल 2004 की है, जब तमिलनाडु की एसटीएफ फोर्स धर्मपुरी जिले के पप्परपट्टी गांव के पास वीरप्पन का इंतजार कर रही थी। वीरप्पन की आंख में परेशानी थी और वो अपनी आंख के इलाज के लिए जिस एम्बुलेंस में जा रहा था, उस एम्बुलेंस को पुलिस का ही एक आदमी चला रहा था, जिसे पुलिस ने वीरप्पन के गिरोह में सेट करके रखा हुआ था। पुलिस ने जिस जगह एम्बुलेंस लगा रखी थी, जैसे ही वहां एम्बुलेंस पहुंची, उसका ड्राइवर कूदकर दूर भाग गया। ये देखकर वीरप्पन को कुछ शक हुआ, लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाता, लगातार फायरिंग शुरू हो गई। बताया जाता है कि कुल 338 राउंड की फायरिंग हुई। इसमें से 3 गोलियां वीरप्पन को लगी, जिनमें से एक गोली उसके सिर में लगी, दूसरी गोली उसकी आंख में, और जिसकी वजह से वीरप्पन की डेड बॉडी में एक आंख की जगह गड्ढा हो गया। एम्बुलेंस में बैठे वीरप्पन के 3 साथी भी मारे गए। इसके साथ इन सभी को एम्बुलेंस में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद अधिकारियों की जान में जान आई। वीरप्पन के एनकाउंटर के इस ऑपरेशन को कोकून नाम दिया गया। गांव के लोगों ने वीरप्पन की मृत्यु को एक राक्षस यानी शैतान की मृत्यु के रूप में याद रखा है, क्योंकि उसकी मृत्यु का समाचार सुनते ही उसके गांव गोपीनाथन में उत्सव मनाया गया। वीरप्पन की मृत्यु के बाद उस गांव को कर्नाटक राज्य वन और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। इसे उसके गांव मुलाकुडू में ही दफनाया गया, जहां उसके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। आईपीएस विजय कुमार ने वीरप्पन के एनकाउंटर की खबर जब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता को दी, उन्होंने भी इस अपराधी की मृत्यु पर राहत की सांस ली। दोस्तों, हमें यकीन है कुख्यात चंदन तस्कर की शॉर्ट लाइफ स्टोरी में आपको इन्फॉर्मेटिवली अपडेट किया होगा। वीडियो में आप अभी तक हमारे साथ बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात जरूर रखना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।